Okay, students, so hello. Welcome to Easy Biology Tutorials. Today we are going to start the topic of 11th class. ठीक है, प्लस वन का हम ये टॉपिक कर रहे हैं एक्सक्रीशन वाला, बट वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द बेसिक. हम बिल्कुल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में ही पढ़ने वाले हैं. जो भी क्वेश्चंस नीट लेवल से इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ सी types of excretion according to solubility in water and toxicity. ये सब तो आपको पता ही है. यूरिकोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म क्या होता है? You are everybody known to this. यूरिकोटेलिज्म होता है the organisms which excrete uric acid. Uriyotelism means the organisms which excrete urea, and ammonotelism means the organism which excrete out ammonia. ठीक है. यूरिक एसिड को बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, इसलिए दैट इज एक्सक्रीटेड इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. ठीक है. यूरिया को एक्सक्रीट होने के लिए थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होता है, मॉडरेट लेवल का पानी चाहिए होता है, क्योंकि दैट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर एंड मॉडरेटली टॉक्सिक. अमोनोटेलिज्म इज वेरी अमोनिया में क्या होता है कि अमोनिया को बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए होता है एक्सक्रीट आउट करने के लिए, एंड इट इज वेरी टॉक्सिक. इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर. इसको डाइल्यूट करते हैं हम, उसके बाद एक्सक्रीट आउट करते हैं, बिकॉज अगर एज इट इज फॉर्म में हम उसको एक्सक्रीट आउट करेंगे तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अदर एनिमल्स इन द सराउंडिंग ऑल्सो. ठीक है, दैट इज नोन एज द अमोनोटेलिज्म. So did you get this? According to the solubility of water and toxicity, ये चीज आप सबको क्लियर थी पहले से, but I got to revise you. याद क्या रखना है? यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक एंड लीस्ट सॉल्युबल. यूरिया जो होता है दैट इज इन मैमल्स, बेसिकली ह्यूमन बींग्स में होता है. यूरिया को मॉडरेट वाटर चाहिए होता है, मॉडरेट लेवल का वो टॉक्सिक होता है. 3 to 4 आवर्स हमारे बॉडी में इजिली स्टोर हो सकता है, उससे ज्यादा भी स्टोर हो सकता है. बट अगर ज्यादा टाइम के लिए, उससे भी ज्यादा टाइम के लिए, मोर देन 12 आवर्स अगर हम स्टोर करते हैं तो इट कैन कॉज डैमेज टू अवर ऑर्गन्स. अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर अस एंड इट कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स अगर हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए स्टोर हुआ. इसीलिए उसको बहुत ज्यादा पानी के साथ हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू स्टोर दिस अमोनिया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट. नाउ आई थॉट कि ये टॉपिक ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोकोडाइल वाला इंक्लूड करने के लिए. फर्स्टली तो मेरे साथ 3-4 एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं एंड एक्सपीरियंसेस कीप ऑन रिपीटिंग अबाउट व्हाट अबाउट कि स्टूडेंट्स ना क्रोकोडाइल की क्लास में कंफ्यूज हो जाते हैं. मेनी स्टूडेंट्स कंसिडर क्रोकोडाइल एज एम्फीबियंस. व्हाई? बिकॉज क्रोकोडाइल जो है वो पानी में भी है एंड क्रोकोडाइल जो है वो लैंड पे भी है, बट दैट इज टोटली रॉन्ग. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो रही है ना, गो टू द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. ठीक है, अगर आपके दिमाग में क्रोकोडाइल की फोटो आ रही है तो उसको रिजेंबल करो विद द इमेज ऑफ द फ्रॉग, है ना. इज क्रोकोडाइल रिजेंबलिंग द फ्रॉग? नो. सो दैट इज नॉट एन एम्फीबियन. ओके. Is crocodile resembling the turtle? Yes, up to some extent. Is crocodile resembling the lizard? Yes, exactly. देखो, lizard के characteristics and crocodile के characteristics are very very similar to each other. ठीक है? Okay. So crocodile belong to the class reptiles and ये चीज आपको बिल्कुल भी confuse नहीं करनी है. ठीक है? Crocodile की जो class है that is reptilia. We everybody should know this. मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन कई स्टूडेंट्स को नहीं पता था इसका आंसर. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड इट नाउ. और अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि शेप से ही हो. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ कंफ्यूजन टू यू. अगर आप लोग सच में मतलब कि आपको नहीं पता है सच में एंड यू आर नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट, अगर आप रिलेट करने लग जाओ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से तो समटाइम्स और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है. तो जस्ट गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, रेप्टाइल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं दैट इज क्रॉलिंग नेचर. तो इज क्रोकोडाइल एबल टू क्रॉल? यस. लिजर्ड इज एबल टू क्रॉल? यस. लिजर्ड रेप्टाइल है तो क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है. अगर हम स्नेक्स की बात करें, स्नेक्स के पास स्केली बॉडी होती है, क्रोकोडाइल्स के पास स्केली बॉडी है. यस. सो स्नेक्स आर रेप्टाइल्स एंड क्रोकोडाइल इज ऑल्सो अ रेप्टाइल. अब देखो, एक और बात अगर मैं आपको समझाऊं कि ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स पानी में भी रह सकते हैं एंड लैंड पे भी रह सकते हैं. आर दे ऑल्सो एम्फीबियंस? नो, दे आर नॉट एम्फीबियंस. देखो, अगर मैं
मैं जाके किसी आइलैंड पे रहने लग जाऊं, पानी के अंदर रहने लग जाऊं, पानी के अंदर किसी भी टाइप से अपना हैबिटेट बना लूं इस तरीके का, that I am able to survive in the water for 1 month, ठीक है, तो क्या मैं एम्फीबियन बन जाऊंगी? नो, एम्फीबियंस की थोड़ी डिफरेंट कंसेप्ट होती है. लेट अस मेक इट क्लियर इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा फ्रॉग. वी नो दिस इज अ फ्रॉग. एंड फ्रॉग क्या कर सकता है? फ्रॉग पानी में भी रह सकता है एंड लैंड पे भी रह सकता है. दैट इज ट्रू बट नॉट इन दैट सेंस जो आप सोच रहे हो. ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? They are the tadpoles. Tadpoles means the larval stage of the frog. That is totally having a habitat in water. ठीक है. और ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग पानी के अंदर नहीं रहता है, पानी के पास रहता है वो. दैट इज उसका जो एडल्ट स्टेज आ गया, मतलब दैट इज दैट इज लिविंग इन अ हैबिटेट ऑफ लैंड. ठीक है. वाटर जो स्पॉन में रहता है, देखो बेसिकली इन द पॉन्ड नियर द वाटर सरफेस फ्रॉग्स रहते हैं. फ्रॉग्स गीली मिट्टी पे भी सरवाइव कर सकते हैं. दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट, हाँ, बट उनको पानी के पास रहना पड़ता है. तो एम्फीबियंस आर बेसिकली हैविंग ड्यूअल हैबिटेट बट इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ. मतलब कि जैसे लार्वल स्टेज हो गई, वो वाटर लिविंग स्टेज है, एंड एडल्ट स्टेज इज ग्राउंड लिविंग, मतलब terrestrial stage. Okay, so don't confuse yourselves in that way. Now अब हम करते हैं इनमें excretion. Okay, excretion in frog and tadpole. You have to remember one thing very importantly. ये नीट में भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि फ्रॉग में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया. फ्रॉग में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया. मींस फ्रॉग का है यूरियोटेलिक है, एंड tadpole is having a excretory product of ammonia. ठीक है, मतलब tadpole क्या है? Tadpole is ammonotelic. This type of excretion is known as dual excretion. Dual excretion के बारे में आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में मैं करवाने जा रही हूँ. लेट अस फर्स्ट डिस्कस कल का जो क्वेश्चन था, दैट वाज अबाउट ग्वानोज. ग्वानोज वाला क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को क्लियरली नहीं पता था. जिनको भी पता था, आई डोंट नो मतलब क्लियर है या नहीं, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल. लेट अस डिस्कस नाउ. ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारा ग्वानोज. ग्वानोज होता क्या है? ग्वानोज होता है बेसिकली बैट्स नहीं बट ऑफ ऑल द बर्ड्स, excretory product of all the birds. And what is the use of guanos? ग्वानोस क्या होता है? देखो, ग्वानो है जो चीज, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ द व्हाइट मटेरियल. ये जो सारा व्हाइट मटेरियल है दैट इज द नाइट्रोजेनियस वेस्ट. एंड ये जो कलर्ड पार्ट है, ब्लैक और ग्रीन और येलो, किसी भी, इट कैन डिपेंड ऑन बर्ड टू बर्ड. तो ये जो ब्लैक पार्ट है दैट इज द फीकल मैटर. ओके, कलर्ड पार्ट इज द फीकल मैटर एंड व्हाइट पार्ट इज द एक्सक्रीटरी मैटर. एंड इसको क्या बोलते हैं? हम ग्वानोस बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ ग्वानोस? वो वाला आंसर सभी ने सही दिया था, दैट guanos is used as fertilizers in the agricultural industries. ठीक है, यूज ऑफ guanos चाहे इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, लेकिन नीट में पहले ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT में. बेसिकली AIPMT का ये क्वेश्चन है दैट व्हाट इज guanos. ठीक है, guanos किस क्लास के एक्सक्रीटरी मटेरियल को कहते हैं? That is basically birds. इसमें excretory product that is uric acid plus fecal material दोनों होते हैं. So are you clear about this? Please comment the answer in your comment your answer please. Okay students, तो अब है हमारा last topic, that is dual excretion. मैंने कल क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाट इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ क्रोकोडाइल एंड अर्थवर्म. किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया. ठीक है, क्रोकोडाइल का एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है. सेम इज इन द केस ऑफ अर्थवर्म, सेम इज इन द केस ऑफ लंगफिश, same is in the case of African toad. Okay,
These are the things that आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू. देखो ये एनसीईआरटी की चीजें हैं, ये आपने ध्यान से नहीं पढ़ी या आपने पढ़ी हैं, आपने रिलेट करने की कोशिश नहीं की. क्वेश्चंस नीट में ऐसे ही आते हैं दैट यू आर, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कर नहीं पाते हो, आप टैकल नहीं कर पाते हो. यार आप सोचते हो, देखो जैसे कंफ्यूजन वाली चीज थी ना कि क्रोकोडाइल क्या है, एम्फीबियन है, कई बच्चों ने सोच लिया नो बट क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल. ठीक है, एम्फीबियन के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो आप यूरिया बोलोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये क्रोकोडाइल जो है वो पानी में रहता है तो आप अमोनिया बोलोगे. हालांकि इसका आंसर क्या है, यूरिया एज वेल एज अमोनिया बोथ. बट अगर आप रेप्टाइल्स के केस में क्रोकोडाइल को सोचोगे तो रेप्टाइल्स का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है दैट इज मेजरली यूरिक एसिड. ठीक है, तो फिर आप फिर से गलत हो गए हो. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज एक्सेप्शंस दैट व्हाट इज ड्यूअल एक्सक्रीशन. ड्यूअल एक्सक्रीशन का फंडा क्या है ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूं मैं. सी, वाटर, वाटर चाहिए अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए. ठीक है, एंड एनर्जी चाहिए यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए. ठीक है, ये हमारे दो फंडे होते हैं. अगर हमारे पास बहुत सारा पानी है अवेलेबल, देखो हम सबकी बॉडी में एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया ही बनता है, लेकिन इट कन्वर्ट्स इनटू एनी अदर फॉर्म. यूरिया में फॉर्म हो रहा है चाहे यूरिक एसिड में फॉर्म हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी वो यूरिया एंड यूरिक एसिड दोनों में कन्वर्ट हो सकता है ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना हो. ठीक है, तो हमारी बॉडी जो ह्यूमन बींग्स की बेसिकली बॉडी है वो स्पेंड करती है बहुत ज्यादा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्निथिन साइकिल. आपको पता होगा ऑर्निथिन साइकिल में हमारा जो अमोनिया है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया. इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल. हमारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिया वो ऐसे फॉर्म होता है. वैसे ही अब अगर क्रोकोडाइल पानी में है तो उसको एनर्जी स्पेंड करने की क्या जरूरत है, वो सीधा सीधा अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर देता है. लेकिन समटाइम्स कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं कि क्रोकोडाइल को बहुत ज्यादा देर पानी से बाहर रहना पड़ता है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है. उस केस में क्या हो जाता है कि वो एनर्जी स्पेंड करना शुरू कर देता है एंड अपना जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, तो वो यूरियोटेलिक बन जाता है. ठीक है, दिस इज द केस. अगर हमारे पास वाटर अवेलेबल है हम अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, अगर वाटर नहीं अवेलेबल तो हम एनर्जी स्पेंड करके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे. एंड इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, क्रोकोडाइल, अर्थवर्म, लंगफिश एंड अफ्रीकन टोड. अफ्रीकन टोड जब भी हाइबरनेट करता है, देखो टोड है बेसिकली वो पानी में रहता है, बट व्हेन इट हाइबरनेट्स, हाइबरनेट करने के टाइम भी एक्सक्रीटरी मटेरियल फॉर्म होता है, तो उस टाइम ये क्या करता है, सॉरी माय राइटिंग इज नॉट सो गुड, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है अभी, बट अंडरस्टैंड दिस. जब भी वो हाइबरनेट करता है मतलब वो पानी से बाहर है तो वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करता है, और जब वो पानी के अंदर है तो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करता है. इस टाइप के एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल एक्सक्रीशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर होता है. ठीक है, फ्रॉग और टैडपोल में भी ड्यूअल एक्सक्रीशन होता है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया. आपको ये याद रखना है, फ्रॉग इज यूरियोटेलिक एंड टैडपोल इज अमोनोटेलिक. थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.